नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। ईरान अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद गम में डूबा है। रईसी को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर ईरान के पूर्वी पड़ोसी अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस बीच पूरी दुनिया की नजर ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत के बाद पड़ने वाले परिणामों पर बनी हुई है। ईरान और भारत के साथ गहरे संबंधों को देखते हुए भारत भी इस पूरे घटनाक्रम को काफी बारीकी से देख रहा है। इस हादसे का असर पश्चिम एशिया की राजनीति पर गहराई से पड़ेगा। कैसे, देखिए हमारी एक खास पेशकश, रईसी की आखिरी उड़ान। ईरानी राष्ट्रपति की मौत, सदमे में देश। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, मौत पर संदेह। आखिरी वीडियो वायरल, जनता भावुक। हैरान ईरान, कैसे गई रईसी की जान। हादसा या चाल, ईरान करेगा पड़ताल। राष्ट्रपति की मौत का जिम्मेदार कौन? इजराइल का बदला या मौसम की मार? मध्य पूर्व में आफत, जंग की आहट। तीन हेलीकॉप्टर, एक हादसा, कई सवाल। इंटरनेशनल साजिश, कितने किरदार? रईसी की आखिरी उड़ान, क्या करेगा ईरान? गम में डूबा ईरान, मोदी का भावुक संदेश। मध्य पूर्व एशिया के शिया बहुल देश ईरान ने अपने दो नेताओं को समय खोया है, जब इजराइल के साथ उसके रिश्ते टकराव की सीमा तक बिगड़ गए हैं। वहीं अमेरिका ईरान के संबंधों में तनाव तो पहले से ही चला आ रहा है। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खोमेनी ने ये ऐलान किया है। सुप्रीम लीडर ने जारी किया बयान, राष्ट्रपति और संसद स्पीकर होंगे मुखबेर। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने राष्ट्रपति रईसी की मौत पर शोक संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर हेड ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के संविधान के आर्टिकल 131 के मुताबिक मुखबेर को दो और जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मुखबेर न्यायपालिका के प्रमुख और संसद के स्पीकर भी होंगे। इन दोनों पदों पर रहते हुए वे संविधान के मुताबिक अगले 50 दिनों में राष्ट्रपति का चुनाव कराने की तैयारी करवाएंगे। विदेश मंत्री हुसैन अमीरुल्लाहियान के निधन के बाद उप विदेश मंत्री बाघेरी कनी को फॉरेन मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया है। कैबिनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ईरान में 5 दिन का शोक,
ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला खामेनेई ने राष्ट्रपति रईसी की मौत पर देश में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। वहीं ईरान के कल्चर मिनिस्टर ने घोषणा की है कि देश में सभी आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज पर 7 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। रईसी समेत 9 लोगों की मौत। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियान समेत 9 लोगों की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण हादसे का शिकार हो गया। रईसी अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। लौटने के दौरान अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के बरजेगन शहर में यह हादसा हुआ। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति रईसी अमेरिका में बने बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। 2 ब्लेड वाला ये एयरक्राफ्ट मीडियम साइज का हेलीकॉप्टर है। इसमें पायलट सहित 15 लोग बैठ सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री हुसैन के अलावा हेलीकॉप्टर में पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली हासिम, एक पायलट, को पायलट, क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड सवार थे। वहीं हादसे के बाद ईरान में सरकार की इमरजेंसी बैठक की गई। इस दौरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की कुर्सी खाली रखी गई। देखिए, राष्ट्रपति का चॉपर होगा तो उसकी मेंटेनेंस और हर चीज उसकी टॉप क्लास होती है। परंतु एक बात है, ये जो हेलीकॉप्टर था ये अमेरिकी ओरिजिन का था, तो पुराना हेलीकॉप्टर था। और याद रखिए, ईरान सैंक्शंस में है अमेरिका द्वारा बड़े लंबे समय से। तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जो इनकी मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण ईरान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स या हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस पूरी उस हिसाब से शायद नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। परंतु फिर भी जो प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा है हेलीकॉप्टर, वो आई थिंक ईरानियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग तो फुल्ली प्रॉपरली टेक्निकल रूप से पूरा स्ट्रांग होगा, पूरा फिट होगा, तभी उसको वो उड़ाते हैं। क्योंकि अपने टॉप ऑफिशियल्स को वो किसी ऐसे अनमेंटेन्ड या इल इक्विप्ड हेलीकॉप्टर से नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जहां तक ईरानियन अथॉरिटीज की बात है, उनके हिसाब से तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से फिट होगा, एयरवर्दी होगा। परंतु हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर था और अमेरिकी सैंक्शंस हैं, तो उसके चलते क्या इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में कुछ कमी रह गई थी जिसके चलते ये क्रैश हुआ है। ईरान के लिए संकट की घड़ी। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से क्षेत्रीय राजनीति को बड़ा झटका लगा है। इब्राहिम रईसी की मौत ऐसे समय हुई जब ईरान कई समस्याओं से गुजर रहा है। रईसी की मौत के कारण ईरान में नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है। वर्तमान में ईरान इजराइल से सीधा खतरा झेल रहा है। उसने हाल ही में इजराइल पर हमला भी किया था। हमास के आतंकियों के समर्थन में ईरान होर्मुज की खाड़ी में भी कई जहाजों को निशाना बना चुका है। रईसी के ही कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया हो। इसके अलावा ईरान पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। इस कारण से ईरान में जनजीवन प्रभावित हुआ है। ईरान को अपना कच्चा तेल बेचने में भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। ईरान के साथ हुई सामान्यीकरण की डील JCPOA से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खींच लिए थे। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भी ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी गई है। ऐसे में इब्राहिम रईसी की मौत इस समस्या को और गहरा कर रही है। काफिले में थे 3 हेलीकॉप्टर। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित वापस लौट गए, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में 9 लोग सवार थे। घटना के 17 घंटे बाद बचाव कर्मियों ने पहाड़ी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर का मलबा पड़ा पाया। वहीं ईरान की कैबिनेट ने अपने आधिकारिक बयान में राष्ट्रपति की मौत पर संवेदना जताई है और कहा है कि ईरान की शासन व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। कहां हुआ हादसा? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का हादसा तेहरान से 600 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अजरबैजान की सीमा पर जोल्फा के पास हुआ। हेलीकॉप्टर सुंगून नामक तांबे की खदान के पास हादसे का शिकार हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसे का शुरुआती कारण खराब मौसम और घना कोहरा होना बताया जा रहा है। मुश्किल घड़ी में भारत ईरान के साथ। ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रईसी की अचानक मौत से स्तब्ध हूं। उन्होंने भारत ईरान के द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भारत इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रईसी की मौत पर दुख जताया है।
उन्होंने कहा, मैंने जनवरी में ही उनसे मुलाकात की थी। हादसे की खबर से बेहद दुखी हूँ। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। अभी हाल ही में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए थे और ये समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो रईसी के दिल के भी करीब था। इस समझौते के लिए भारत 2003 से ही प्रयास कर रहा था और ये रईसी के राष्ट्रपति कार्यकाल में ही संभव हो पाया। इस समझौते से अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी थी और वहीं भारत इस समझौते पर आगे बढ़ा और अमेरिका को दरकिनार कर दिया। रईसी के कार्यकाल में चाबहार भारत के पास। भारत और ईरान ने 13 मई को चाबहार पोर्ट के संचालन के लिए 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो रईसी के दिल के भी करीब था। इस समझौते के लिए भारत 2003 से ही प्रयास कर रहा था। ये समझौता रईसी के राष्ट्रपति कार्यकाल में ही संभव हो पाया। रईसी की छवि एक कट्टरपंथी नेता के रूप में थी, लेकिन भारत और ईरान के बीच हुई इस डील के बाद अमेरिका की नाखुशी भी देखने को मिली। अमेरिका ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंधों की धमकी दी। हालांकि भारत इससे विचलित नहीं हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि बंदरगाह से पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। इस पर संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। ईरान को देखें तो ईरान का जो मेन डिसीजन मेकिंग होता है, तो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, फॉरेन का भी जो अफेयर्स का पूरा जो प्रोसेस है, उनके जो आयतुल्ला अली खुमैनी जो है उनके सुप्रीम लीडर हैं, तो उन्हीं के तहत सब कुछ किया जाता है। तो उम्मीद तो यही है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा और भारत के जो उनके साथ अभी जो रिश्ते बन रहे हैं वो बने रहेंगे। साथ ही साथ ईरान का जिस तरह से अगर देखें जियोपॉलिटिकल स्पेस में जो उनकी दिक्कतें चल रहे हैं, या अमेरिका के साथ हो, इजराइल के साथ हो, इन सब पे भी बड़े सवाल उस पे आते हैं। जब भारत और चाबहार पोर्ट का जो हम लोग का डील भी चल रहा था, उस समय अमेरिका से भी हम लोग को एक छोटी सी चेतावनी भी आई थी कि जो भी ईरान के साथ डील कर रहे हैं उन लोग को हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा कि सैंक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत और ईरान जाके इस चीज को साइन किए थे। साथ ही साथ जिस तरह से अभी उनकी एक्सीडेंटल डेथ हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश में, देखिए हेलीकॉप्टर्स भी जो है ईरान में बहुत नए नहीं हैं, वो पुराने हेलीकॉप्टर्स भी वहां पे काफी हैं। तकनीकी डिफिकल्टी से भी क्रैश हो सकता है। इस चाबहार बंदरगाह पर भारी मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। इस बंदरगाह के कारण भारत, ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया आपस में आसानी से जुड़ जाएंगे। वहीं इस समझौते को चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब भी माना जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी बताया कि जो अमेरिका इस डील के खिलाफ है, उसी अमेरिका ने अतीत में चाबहार की तारीफ भी की थी। भारत और ईरान के अगर रिश्ते देखें तो हम लोग को काफी ऐतिहासिक और काफी कल्चरल रिलेशंस हमेशा रहे ही हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग का चाबहार पोर्ट का जो डील हुआ, चाबहार पोर्ट देखिए भारत के लिए बहुत अहम उसका सिग्निफिकेंस है, एक जियोपॉलिटिकल उसका सिग्निफिकेंस है। और जिस तरह से अभी जो उनके राष्ट्रपति जिनका भी देहांत हो गया और फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, उन लोगों का बहुत अहम रोल था ये डील भारत के साथ साइन करने के लिए। पहले भारत का हमेशा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, 2016 से इसकी बात हो रही थी, 2018 से इसका चल रहा था। लेकिन अब जो है वही 12-13 मई को जो ही अभी साइन हुआ था 10 इयर्स लॉन्ग एग्रीमेंट जो हुआ है, एक जॉइंट वेंचर है इंडियन ग्लोबल हमारे जो पोर्ट ट्रस्ट है और साथ में ईरान की जो कंपनी है। तो इससे हम लोग का एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल रीच वहां पे भी बढ़ गया है। जिस तरह से हम लोग की नजदीकियां बनी है ईरान से इस डील के साथ, क्योंकि अगर देखिए पाकिस्तान का अगर हम देखें तो वहां पे ग्वादर पोर्ट है जो मात्र 170 करीब किलोमीटर दूरी पर है चाबहार पोर्ट से। और ग्वादर पोर्ट जो है वहां पे चीन उसको पूरा मैनेज कर रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और चीन की वहां पे जो नजदीकियां बन रही है पाकिस्तान के साथ, उसकी वजह हम लोग के लिए भी एक जियोपॉलिटिकल थ्रेट वहां से बना हुआ था। अगले महीने भारत आने वाले थे रईसी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इब्राहिम रईसी की 2023 में मुलाकात भी हुई थी। जोहान्सबर्ग में हुई इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रईसी दोनों ने विशेष रूप से चाबहार प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेजी से बुनियादी ढांचे के सहयोग पर सहमति व्यक्त की। इसी साल जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान का दौरा किया। उन्होंने रईसी से भी मुलाकात की थी। भारत ईरान संबंधों को और मजबूती देने रईसी अगले महीने भारत आने वाले थे।
अब जिस तरह से भारत जब हमारे पास चबाहर पोर्ट आ गया तो उससे हम लोग को बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिल रहे थे ईरान के साथ हम लोग की ये पोर्ट में शहीद बेहेस्ती जो टर्मिनल है उसको ऑपरेट करने का जो हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसी के साथ साथ जो हम लोग का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ट्रेड कॉरिडोर उससे पूरा एक्सेस मिल रहा था। जो ट्रेड कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ का उसमें मल्टीपल मोड्स है, शिप से भी जाएगा फ्रेट, वहां से रोड से भी जाएंगे, रेल से भी जाएंगे, जिससे भारत को कनेक्टिविटी मिल रही है ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और साथ ही साथ यूरोप में। तो इससे इकोनॉमिक कॉरिडोर हम लोग का जो बन रहा था इससे बहुत बड़ा बढ़ोतरी मिल रहा था हम लोग की इकोनॉमिक टाइज के लिए भी, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, और साथ ही साथ हम लोग को एक बहुत बड़ा काउंटर मिल जा रहा था पाकिस्तान का वहां पे जो ग्वादर पोर्ट है। तो ये जो हम लोग की नजदीकियां बन रखी थी, ये पूर्व इनके जो राष्ट्रपति और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर के देहांत से अब यही है कि किस तरह से ये सब चीजें क्या इस पे अंजाम आएगा उनके इस एक्सीडेंटल डेथ की वजह से जो हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है। मौत पर हमास से लेकर हिजबुल्लाह ने जताया दुख। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर कट्टरपंथी समूह हमास, हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह की ओर से दुख जताया गया है। हमास ने कहा, हमें यकीन है कि अल्लाह की मदद से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस बड़े नुकसान से जरूर उबरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के लोगों के पास मजबूत संगठन है जो कि इस तरह के घटनाक्रमों से निपटने में सक्षम है। वहीं लेबनान आधारित हिजबुल्लाह ने इब्राहिम रईसी को बड़ा भाई बताया और कहा, हमारी संवेदनाएं ईरान के साथ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ईरानियों का कहना है कि इस दुर्घटना के पीछे इजराइल हो सकता है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसीलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्यों क्रैश हुआ? इजराइल ने अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जिहादी की मौत हुई थी। जिहादी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर थे। अब कई ईरानी ये कह रहे हैं कि रईसी की मौत के पीछे भी इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को निशाना नहीं बनाया है। रईसी के मामले पर इजराइल की सफाई भी आई है। अभी जो एक पहलू जो लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी का, सैबोटाज का, तो जब तक ये पूरी इंक्वायरी इन लोग की कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक उस पर वो कुछ ठीक कहना नहीं रहेगा कि किस तरह से और किस कारणवश हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ और उसमें ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर सहित जो इन लोगों की पूरी मौत हो गई। वहां पे 3 हेलीकॉप्टर गए थे, बस यही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, बाकी दोनों हेलीकॉप्टर कैसे बच गए? तो इन सब चीजों के पूरे सवाल आ रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज में। जिस तरह से पहली बार अब ईरान ने पूरा अटैक किया और डायरेक्ट असॉल्ट किया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की भी भूमिका पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अमेरिका के साथ जो इसके तनाव है उस पर भी इन लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल का जो मोसाड है, मोसाड की जो स्पाई नेटवर्क है, जिस तरह से उनके ऑपरेशंस है, रिमोटली वो कई चीजें कर लेते हैं, तो इस पर भी वहां पर पूरे कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रहे हैं कि 2020-21 में भी अगर देखें तो पहले भी मोसाड ने हालांकि इसको ओन अप नहीं किया था, लेकिन ईरान के जो एक मेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे तेहरान के पास, उनकी भी डेथ हो गई थी। साथ ही साथ जिस तरह से उनके गैस पंप्स थे उन सबको भी पूरा हैकिंग कर दिया गया था साइबर अटैक से। तो इन सब चीजों को लेकर जो ईरान की जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी उसको पूरा देख रही है। इजराइल ने दी सफाई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर इजराइल का बयान भी आया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल की संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना। इजराइल हमेशा से ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता रहा है, न कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियतों को। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि रईसी की मौत में इजराइल की संलिप्तता को नकारने के बड़े कारण हैं। इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुख को मारने की कोशिश नहीं की, या तो युद्ध का आगाज करने जैसा है, जिसके बदले में ईरान की तरफ से भयानक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। रईसी ईरान के राष्ट्रपति होने के साथ साथ ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनने की दौड़ में भी शामिल थे। रईसी 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बनने से पहले भी कई अहम पदों पर रहे। इस दौरान उनके साथ कई विवाद भी जुड़े और खास तौर से आंदोलनों और विरोधियों को बेरहमी से कुचलने के आरोप उन पर लगे।
घरेलू राजनीति में रईसी को हार्ड लाइन पोजीशन लेने के लिए जाना जाता था। रईसी ने हसन रूहानी के बाद ईरान के राष्ट्रपति का पद संभाला था और रूहानी को उदारवादी नेता के तौर पर देखा जाता था, लेकिन रईसी उसके बिल्कुल उलट रहे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अमेरिका ने भी नकारा। अमेरिका के सीनेटर चार्ल्स शूमर ने रईसी की मौत के पीछे किसी साजिश से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुफिया एजेंसियों को फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इसे साजिश कहा जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार्ल्स शूमर ने कहा कि उत्तर पश्चिम ईरान में जहां हादसा हुआ वहां का मौसम बेहद खराब था, जिस वजह से यह हादसा लग रहा है। हालांकि इसकी पूरी जांच की जानी अभी बाकी है। कौन थे इब्राहिम रईसी? इब्राहिम रईसी 2021 में चुनाव जीतकर ईरान के 13वें राष्ट्रपति बने थे। इब्राहिम रईसी को 2.89 करोड़ मतों में से लगभग 62% वोट मिले थे। चुनाव में ईरान के इतिहास में प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम मतदान हुआ था। रईसी जब राष्ट्रपति बने तो परमाणु संधि को लेकर ईरान, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ उलझा हुआ था। उनके पहले पूर्व राष्ट्रपति रूहानी ने यह समझौता किया था, लेकिन उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह समझौता तोड़ दिया था। उसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव जारी है, जिसके कारण बाइडेन प्रशासन ने भी ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले 2017 में हसन रूहानी से रईसी चुनाव हार गए थे। कट्टरपंथी माने जाने वाले रईसी ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। उन्हें 2019 में ईरान का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। रईसी ईरान के अयतुल्ला खुमैनी और अयतुल्ला खामेनेई दोनों के करीबी माने जाते थे। इब्राहिम रईसी मूल रूप से ईरान के मशदाद के रहने वाले थे और 1979 में ईरान में हुए तख्ता पलट के प्रदर्शनों में शामिल रहे थे। इब्राहिम रईसी ने सरकार में अन्य कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाली थी। रईसी ने ईरान के सबसे बड़े दीनी तालीम के मदरसे कोम से शिक्षा हासिल की थी। रईसी की 2 बेटियां हैं। उन्होंने 1982 में निकाह किया था। रईसी को सेना, न्यायपालिका और IRGC का बेहद करीबी माना जाता था। ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में भी उन्हें देखा जाता था। वह उनके काफी नजदीकी थे। इब्राहिम रईसी खुद एक मौलवी थे और संयुक्त राष्ट्र में एक बार उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुरान को चूम कर की थी। तब लोगों ने कहा था कि उनका भाषण एक नेता का नहीं बल्कि इस्लामिक धर्मगुरु का भाषण था। ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की जान लेने वाले हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया में अब तक की रिपोर्ट्स में इसे दुर्घटना बताया गया है, लेकिन ईरानी सरकार की ओर से आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है। अगर कोई भी बात जो गड़बड़ी की ओर इशारा करती है तो ये पहले से ही संवेदनशील इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती है। इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।